हेलो फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपका जीके का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज लाया हूं और यह प्रैक्टिस सीरीज क्या रहेगा, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिगार्डिंग रहेगा। और यह सीरीज जो रहेगी आपको हर एग्जाम, आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी रेलवे हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कॉम्पिटिटिव ऑल जितने भी से स्टेट आईएएस हो गया, पीसीएस लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम के लिए ये उपयोगी होगा। क्योंकि आर्टिकल से एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। यदि आप लोग आर्टिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे आपको आर्टिकल का वीडियो करवाऊंगा। सिर्फ आपको वही वीडियो करवाऊंगा जो एग्जाम में क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। सिर्फ बार बार जो रिपीट करता है उसी को PYQ, बस मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल बस PYQ क्वेश्चन को लाया हूँ और बस इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट जीके सीरीज। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्या क्या था, अनुच्छेद क्या क्या है, उसको आज करने वाले हैं। चलिए देखो, भागवान में देखिए संघ क्या है, संघ राज्यों का क्षेत्र। भागवान में कहा जाता है संघ क्या है, राज्यों का क्षेत्र। मतलब आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कहता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि एक एक राज्य मिलकर, एक प्लस एक राज्य मिलकर हमारे संघ का निर्माण करते, राज्यों का निर्माण करते। तो वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये मिलकर क्या करते हैं, राज्यों का निर्माण करते हैं। तो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, अनुच्छेद 2। इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संघ के बाहर क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया। अर्थात इसमें यह कहा है कि विदेशी राज्यों को भी हम भारत में मिलाकर उसको अपने राज्य में जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है। ठीक, इसमें जैसे कि कब, जैसे कि कहा 16 में कब, 1975 को। 1975 को किसको जोड़ा गया, सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। 16 में 1975 को सिक्किम को भारत में जोड़कर एक राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। सिर्फ ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको यही सब करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारा अनुच्छेद है, उतना तो नहीं कर पाइएगा। यदि आप इंपॉर्टेंट करके जाइएगा तो यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सारा कोई ना कोई एग्जाम में बार बार इसको पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको अपने वीडियो में डाला है। चलिए अगला देखिए, किसी राज्य क्षेत्र के नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन का आधार संसद को है। तो किसका, राज्यों का नाम बदल सकते हैं, सीमा में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये कौन करता है, संसद करता है। जैसे बिहार से कौन अलग हुआ था, झारखंड। झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड अलग हुआ था कब, 15 नवंबर कब, 2000 को। ठीक, फिर उसी तरह कौन अलग हुआ था, एमपी से कौन अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़। फिर हिमाचल बोलते यूपी से कौन अलग हुआ था, उत्तराखंड। ठीक ना, तो इस तरह से क्या होता है। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन, उसको अलग करना, तो ये सब कौन किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला चलते हैं। देखिए इसमें मौलिक भाग 2 आ गया, भाग 2 नहीं लिए, मतलब भाग 3 आ गया। तो भाग 2 के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आता नहीं है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आता है। तो उसको नागरिकता के बारे में बताते हैं। नागरिकता क्या होता है, नागरिकता के बारे में थोड़ा बताते हैं। कब से कितना के बीच में, 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता। एग्जाम में पूछता है नागरिकता का अधिकार कितना से कितना भाग में, तो 5 से भाग 2 में, 5 से 11 के अंतर्गत में रखा गया है नागरिकता। तो बताइए भारत में क्या है, भारत एक एकल प्रकार की नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अब याद रखिएगा। फिर जैसे अनुच्छेद 8 में बोला गया था, क्या बोला गया था कि विदेशी भ्रमण करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल में 8 में क्या था कि विदेश में यदि आप भ्रमण करते हैं तो आपको नागरिकता नहीं समाप्त होगी। उसके लिए आपको क्या करना, वीजा बनवाना पड़ता है। ठीक है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, ताकि आपको सरकार बाहरी स्टेट मतलब राज्यों में जाइएगा, तो आपको देश में जाइएगा तो आपको क्या करता है, वहां दिखाना पड़ता है कि देखिए मैं ये भारत देश का नागरिकता लेके मैं भ्रमण कर रहा हूं। तो आप विदेश में यदि भ्रमण करते हैं तो आपको नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, इतना हो गया। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, यदि
विदेशी नागरिकता लेने पे क्या होता है, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त क्यों जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है, मतलब आप एक देश में रहिएगा बस एक ही नागरिकता ले सकते हैं। यदि आप जैसे अमेरिका में जाके बस गए, आप यदि वहां का नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, वो समाप्त कर दी जाएगी। ये प्रकार उसकी प्रोसेस है। नागरिकता में फिर कुछ और भी है, जैसे कि नागरिकता लेने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि नागरिकता लेने का क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो नागरिकता लेने के नियम लिखते हैं, नागरिकता लेने का नियम। थोड़ा सा वीडियो आज हो सकता है आज लंबा हो जाएगा 1 घंटा का, तो प्लीज आप लोग ध्यान देके आप लोग सुनते जाइएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि हम नहीं भी लिख रहे हैं तो आप सिर्फ बातों को सुनिएगा, तो यही आपका काम आएगा। जैसे पहला नागरिकता लेने क्या है, यदि आपका जन्म भारत में हो जाता है, परंतु यदि आप उसमें आपका माता या पिता क्या है, भारत का नागरिकता होना चाहिए, एक कंडीशन है। मतलब क्या है, यदि आपका माता पिता भारत में है और आपका जन्म भारत में हो जाता है तो आपको नागरिकता मिल गया। दूसरा, यदि आपका माता पिता भारत के है और क्या कहते हैं आपका जन्म विदेश में, जैसे मम्मी पापा गया अमेरिका घूमने, आपका जन्म वहीं पे हो गया, तो क्या, तो भी आपको नागरिकता मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको माता पिता जो भारत के निवासी है, तो उस हिसाब से आपका नागरिकता प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला, भारत में लगातार क्या होगा, 5 साल, यदि विदेश से कोई आके 5 साल यदि भारत में कोई रहता है तो उसको भी सरकार के द्वारा क्या होता है, भारत के सूचना मंत्रालय के द्वारा आपको क्या नागरिकता प्रदान की जाएगी। और यदि आप 5 से लेकर 10 साल के बीच यदि कोई विदेश में आप जाके रह जाते हैं, बस जाते हैं, और उसके दौरान आप एक बार भी भारत में आना जाना नहीं करते हैं, तो क्या होगी, आपकी नागरिकता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी जाएगी। बस इतना ही है नागरिकता से, और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 19 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 में कहा गया है, क्या कहा गया, समानता का अधिकार। पहला है मौलिक अधिकार का पहला पॉइंट है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, कितना, 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, पहला पढ़ते हैं अनुच्छेद 14, ठीक है ना। 14 में क्या कहा गया है कि आपको विधि के समक्ष क्या है, समानता माना गया है, कानून के सामने क्या है, समान माना गया है। मतलब कि सभी को, यदि कोई चोरी करता है तो कोई भी राज्य, यहाँ रहे वहां रहे कहीं भी रहे, आपको जो भारत सरकार का कानून है उसी के हिसाब से, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो या एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग, सभी के लिए कानून के सामने क्या समान माना गया है, ठीक है। और यह समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो बता सकते हैं ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगला चलते हैं, अनुच्छेद 15 में क्या बोलता है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब धर्म जाति लिंग के आधार पर क्या था, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, और क्या ओबीसी हो गया, और जनरल हो गया। तो क्या होता है, पहले क्या होता है, एससी एसटी जनरल में क्या होता है, धर्म जात में भेदभाव किया जाता है। अच्छा तुम नीचे जाति को तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, अब उच्च जाति है वो उसको उच्च का दर्जा देंगे। तो इस प्रकार क्या होता था, पहले चलता था, पहले राजा महाराज में देखते थे ना कि जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, छोटे गरीब लोगों से क्या करते हैं, हाथ का खाना नहीं खाते हैं, उसके घर का पानी नहीं पीते। तो उस समय यह चलता था कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। पर आज भी अभी भारत में जो सरकार के द्वारा लिखा तो गया है, बट उसका पालन अभी भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कहा जाता है आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में। चलिए अनुच्छेद 16 में क्या बोलता है, समान अवसर। समान अवसर मतलब क्या है, सभी को समान अवसर दे, मतलब नौकरी में भी सभी को समान अवसर। हाँ इसमें क्या है, पिछले वर्ग के लिए समय पे आरक्षण की चर्चा की गई है। मतलब कि पिछला वर्ग एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या है, वहां पे समान अवसर में एसटी एससी के लिए क्या क्या वहां पे क्या क्या आरक्षण दिया गया है कि अच्छा एसटी से हो इतना % आरक्षण, ओबीसी से हो इतना % आरक्षण। तो इसका प्रावधान इसमें दिया गया है समान अवसर, ताकि क्या होता है एससी लोग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, जनरल के समानता कर सकते हैं। ओबीसी लोग हैं वो भी आकर जनरल के बराबर पे आ जाए, तभी तो उन लोग आरक्षण देगा मान, क्योंकि उन लोग को तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उससे आरक्षण दिया जाए ताकि आप भी इन लोगों के साथ बराबर दर्जे में आ सके, ठीक। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम निकाल के देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया अनुच्छेद 17। इसमें क्या अस्पृश्यता कांड, क्या होता है अस्पृश्यता कांड, चलिए एक्सप्लेन करते हैं।
यदि आपको इसका वीडियो एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन के साथ लंबा वीडियो चाहिए तो मैं आपको कमेंट में बताइएगा, मैं इसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके लाऊंगा। एक एक अनुच्छेद को 2 से 4 मिनट एक्सप्लेन करूंगा ताकि जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो। आज ये उतना नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आज थोड़ा थोड़ा सा बता दे के निकलते जाऊंगा। अब वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्पेशल हम क्या कहता है, इसमें क्या छुआछूत, छुआछूत क्या था, तुम गोरे हो हम काले हैं, तो इसमें भेदभाव होता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का घर में क्या था, छोटे वर्ग प्रवेश नहीं करना, गलती से प्रवेश कर गया तो उसको क्या कहता, पीटा जाता था, मारा जाता था। कुआं, ब्राह्मण घर में यदि कुआं है तो जैसे छोटे आरक्षण, छोटे वर्ग के जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति लोग क्या था, उसके घर से जाकर पानी नहीं पी सकते हैं, और गलती से पानी पी लिया तो बहुत मारा जाता था। मूवी से में आप देखते हैं ना छुआछूत वाला, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनको क्या था, मंदिर में पूजा करने का अनुमति नहीं था, उसको भेदभाव किया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे जितने भी छुआछूत भेदभाव वाले सारे किसके अंतर्गत है, 17 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अनुच्छेद 18 में क्या बताया, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत भी क्या था, तो उस समय जैसे कि जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ तो उस समय क्या था, लॉर्ड बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन, सर, जनरल, ये सब का उपाधि दिया जाता है। महाराजा, महाराजा, महाधिराज, ये सब जैसे नहीं बोला जाता, राजाधिराज, ये सब का जो उपाधि जो जाता था पहले, ये सब उपाधि था। तो क्या क्या सरकार के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक, इतना हो गया। चलिए 18 के बाद 19 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। 19 से लेके 22 स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का मतलब आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है। झंडा फहराने के, एग्जाम में कभी पूछेगा झंडा फहराने का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो बोलिएगा 19, वहां पे रहेगा को ख गो, इस तरह से। तो आप लोग बस इतना बढ़िया, आपको भी एक्सप्लेन लंबा वीडियो चाहिए तो इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 19 से, तो बहुत सारा पॉइंट है, तो इसको तो इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लाया हूँ, तो मैं बस एक्सप्लेन करके निकलता चाहूंगा छोटे छोटे में, आप लोग बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रेस करने की स्वतंत्रता, प्रेस बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता होता है। संगठन मतलब समूह बनाकर आप लोग संगठन बना सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत दिया गया है। बिना रोक टोक के क्या होता है, आप मतलब इस स्टेट से दूसरा यूपी जा सकते हैं, यूपी से बिहार जा सकते हैं, बिहार से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जाकर जमीन ले सकते हैं, तो ये 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, फिर संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार, उसको भी उसको लीगली अधिकार हो गया। तो पहले था संपत्ति का मूल अधिकार था, पर अभी क्या कर दिया उसको लीगल अधिकार में, सरकार के द्वारा लीगल। संपत्ति का अधिकार कब गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, तो ये याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन कब, 1978। बात को, मेरा बातों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इतना ही, और कुछ नहीं है। अगला चलते हैं आर्टिकल 20 में चलते हैं। 19 के बाद क्या 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, अपराध। अपराध यदि कर देते हैं, इसमें क्या होता है, यदि आप कोई प्रकार के क्राइम कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रकार के क्राइम कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो इसमें आपको क्या कहता है, वकील रखने की अनुमति है। आप अपने स्वतंत्रता पूर्वक क्या कहते हैं, वकील रख सकते हैं। ठीक है, शायद मान लो आपको जैसे जेल हो गया, तो जेल में भी क्या करता है, आपको उतना पीटा मारा नहीं जाएगा। इसके तहत क्या है कि आपको जेल में जो डेट क्राइटेरिया है उसके अनुसार आपको काटा, मतलब कि क्या होता है, मतलब रखा जाएगा, और उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, खाना का सारा व्यवस्था दिया जाएगा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत में। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया था, जैसे कि आप मान ले, जैसे कि अभी मान लो क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो 2025 में आप कोई प्रकार का क्राइम किए हैं 2025 में, तो आपका सुनवाई होते होते, क्योंकि सरकारी काम तो लेट से होता है, सुनवाई होते 2027 चल गया, 2 साल हो गया। तो जब 2027 हो गया, तो यहाँ का उस समय कानून नियम था कि जो चोरी करेगा उसको 10,000 रुपया फाइन, मान लेते हैं 10,000 रुपया फाइन। और इस समय यहाँ पे आ गया, आप चोरी करने वालों का क्या हो गया, फांसी, डायरेक्ट फांसी, मान लेते हैं फांसी। तो क्या ये तो बहुत टाइप हो गया। तो आप जैसे 25 में जो नियम था ना, उसी हिसाब से 27 में मान लो आपका सुनवाई होगा, फाइनल सुनवाई, तो जो यहाँ का रूल था कि 27 में आ गया, तो 27 में जो रूल था कि 10,000 रुपया दे के क्या हो जाएगा, उसको छोड़ देना है। तो यही वाला कहा गया है, अपराधों की सुरक्षा दिया गया है। यदि कोई अपराध कर देते हैं तो पहले जो था वही नियम के अनुसार से आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए
20 के बाद आते हैं 21। 21 छूट गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 और 22 जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 21 एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 21 से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जीवन, प्राण एवं जीवन दायित्वता का स्वतंत्रता दिया है कि इसमें, इसी को बोलता है निजता का अधिकार। क्या बोलता है? निजता का अधिकार, मतलब निजता का अधिकार। और 20 और 21 आर्टिकल जो 20 और 21, 20 तथा 21 ऐसा अधिकार है जो कभी भी आपातकाल भी लग जाएगा ना भारत में, आपातकाल लगने के दौरान भी यह आपका जो है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आपका निजता का अधिकार है। जीवन, क्या बोलता है इसको, प्राण एवं दायित्व का स्वतंत्रता है, इसे किसी भी हाल में समाप्त नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 21 में कहा गया है। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। अच्छा ये बताइए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब लाया गया है, कितना संविधान संशोधन में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये था 86वां संविधान संशोधन। और कब लाया था? 2002 में लाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस में अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सुन के आपको याद हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं लंबा वीडियो इसको लाऊंगा एक्सप्लेन करने के साथ। अब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए 20 हो गया, 21 हो गया, आप आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर भी देखिए, 20 में आप क्या गए हैं, 20 में आप लोग गिरफ्तार हो गए। 20 में गिरफ्तार हुए थे, बताए थे ना कि गिरफ्तार हो गए तो निजी वकील रख सकते हैं अपने आरक्षण सब के लिए। अब 22 में आप आते हैं, आपको जब गिरफ्तारी हो जाता है तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि आपको रक्षा कैसे करना है। गिरफ्तार के करने से पहले क्या करना, वारंट बताना पड़ता है। यदि आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है 22 में, अपराध किए, जैसे अपराध किए तो अपराध करने के बाद क्या गिरफ्तार होगा, तो याद कर लीजिए, पहले होता है अपराधी किए उसके बाद गिरफ्तार, तो अपराधी मतलब 20 में और गिरफ्तारी मतलब 22 में, ऐसा भी याद कर सकते हैं। पहले अपराध करेंगे फिर गिरफ्तार होंगे, तो पहले अपराध मतलब आर्टिकल 20, गिरफ्तार होंगे आर्टिकल 22। डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पहले अपराध करेंगे फिर गिरफ्तार होंगे, तो अपराध अनुच्छेद 20 में और गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 में। ठीक है, इतना तो याद रख सकेंगे। इसमें क्या है, 3 प्रकार के क्या क्या है, पहले आपके नाम का क्या है, वारंट आता है। तो वारंट मान लो आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा किस हिसाब से आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण तो बताना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको क्या कहता है, 24 घंटा के अंदर क्या करना है, उसको नजदीकी न्यायालय में, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जो भी आपका नियरेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो आपको क्या करें, वहां लेके जाकर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब न्यायालय के पास, जज के पास, ताकि आपको बताया जाएगा कि आपको 24 घंटा है। तो दूसरा में क्या है, 24 घंटा के अंतर्गत, पहला था आपको वारंट बताना पड़ेगा किस लिए कर रहे हैं, दूसरा 24 घंटा का अंतर ले जाना पड़ेगा, और तीसरा गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करता, अपने पसंदीदा वकील रखने का अधिकार दिया गया है। पसंदीदा वकील, अच्छा इसमें है तीसरा पॉइंट है, पसंदीदा वकील रखने का अधिकार दिया है गिरफ्तारी के दौरान, उसमें नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हो गया, आप चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में क्या कहा गया था, इसको बताते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी और बाल मजदूरी का अंत। क्या होता है ना, पहले क्या होता था, पहले एक समय क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे, महिला लोग को, छोटे छोटे बच्चे लड़कियां तो क्या कहता है, उसको एक देश से दूसरा जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था, मतलब बेचा बेची होता था, यहाँ से वहाँ विदेश भेज देता था, ये होता था, तो मानव तस्करी किया जाता। मानव का तस्करी मतलब बच्चों को बेचना। बाल मजदूरी मतलब 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे तो देखते हैं फैक्ट्री में काम करता है, तो जिससे क्या बच्चों का बहुत सारा का शिकार हो जाता है, विकलांग हो जाता है, आंख नहीं ये होता, तो फेफड़ा ये हो जाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो सरकार द्वारा लागू किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा दीजिए, ताकि अपना क्या है वो पढ़ाई अच्छा तरीके से कर सके। ठीक है, अब पहले होता था छोटे छोटे जैसे गरीब लोग के बच्चे क्या होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा मालिकों के पास जाके काम करता था और उसके साथ शोषण करता था, जहाँ काम भी करवा देता था, उसको पैसा भी नहीं देता था, मार के डांट के भगा दिया जाता। तो इस प्रकार के जो प्रक्रिया है, इसको खत्म करने के लिए सरकार द्वारा अनुच्छेद भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद लाया गया था 23 में। इसमें बताया था कि जितने भी बच्चे के बाल मजदूरी होते हैं उसको काम करवाया जाता है, शोषण करवाया जाता है, तो उसको अंत किया जाना चाहिए अनुच्छेद 23 के अनुसार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 23 के बाद अनुच्छेद 24 नहीं है, तो 24 भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 24 में क्या कहा गया है,
बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके निकलते हैं। इसमें बताया है 14 वर्ष के बच्चे हो खतरनाक काम से नहीं रोका जा सकता, मतलब 14 वर्ष के बच्चों को काम पे नहीं रोका जाता। 23-24 सेम है, ठीक है। चलिए अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या कहा है, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म, अपना धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, आरक्षण कर सकते हैं। अपना धर्म, अपने जो धर्म, जैसे हिंदू, जैन, मुस्लिम, अलग अलग धर्म है, तो अपने अपने धर्म, जैसे हिंदू हिंदू लोग अपना मंदिर को पूजा पाठ करते हैं, मंदिर का निर्माण करना, विकसित करना, ये सब धर्म को अपना बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग क्या होता है, मुस्लिम लोग कहते हैं मस्जिद में क्या होता है, वो लोग अपने धर्म को, वहाँ पे धर्म को अपना बढ़ावा दे सकता है। मस्जिद के अंदर वो लोग अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है। जैसे क्रिश्चियन, जैन, तो ये लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में, इतना याद रखिएगा, ठीक। चलिए आप आते हैं 25 में, क्या बोला गया है, धर्म की स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्म को कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे स्वतंत्र रख सकते हैं, ये कहा गया था। इसमें जैसे होता है, सिख लोग क्या पहनते थे, माथा पे तलवार, कृपाण, हाथ एक तलवार रखते थे, कंघी और कृपाण, उसका एक मौलिक अधिकार है। मुस्लिम लोग क्या, अब दाढ़ी बनाना, तो दाढ़ी कौन, मुस्लिम लोग ही बना के रखते हैं। जैसे हिंदू लोग क्या कहता है, उसका अधिकार है कि पीछे टिक्की का जो प्रचलन है ये हिंदू का है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है 26 में, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। इसमें क्या होता है, धार्मिक संस्थाओं मतलब आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, या हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। मतलब कि हिंदू में क्या होता है, याग होता है, हवन होता है, मुस्लिम में क्या होता है, नमाज पढ़ने की परंपरा है। तो ये सब जो होते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 27 में कहा गया है, धर्म के लिए कर नहीं। यदि आप धार्मिक कार्य के लिए, जैसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस सब का जो निर्माण करते हैं, जैसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मस्जिद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो मस्जिद का निर्माण करते हैं और चर्च का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है सरकार को, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 में आते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए अधिकार। शिक्षा के लिए अधिकार क्या होता है, इसमें क्या है, अपने शिक्षा को धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। मतलब कि धार्मिक शिक्षा संबंधी, जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे स्कूल में बहुत तरह के मास्टर, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन भी मास्टर होते हैं। तो आपको क्या करना है, स्कूल में हर प्रकार के धर्म के बच्चे आते हैं, अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, हर तरह के बच्चे आते हैं। तो हर तरह के बच्चे जब आते हैं, तो आप तो एक बच्चे को प्रॉपर, वहाँ स्कूल में सारा बच्चा रहता है, तो आपको क्या था, किसी एक धर्म पे क्या वाद विवाद नहीं करना है कि ये हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, जैन धर्म बहुत अच्छा है। तो इसको एक धर्म को आप नहीं देख सकते, आपको सभी धर्म को बराबर लेके चलना है। तो इसलिए कहा गया अनुच्छेद 28 में, आप धार्मिक शिक्षा से संबंधित अधिकार, इसमें धार्मिक शिक्षा का आपको नहीं प्रोत्साहन देना है 28 में, ठीक है। चलिए आप आते हैं 28 के बाद, तो 29, हाँ 29 में थोड़ा सा ये है, 29-30 चलिए देख लेते हैं। शैक्षणिक शिक्षा का ये जितना 29 से लेकर 30 ना, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, मुस्लिम लोग के लिए, ठीक है। तो जो कम आबादी वाले हैं उन लोग के लिए है। इसमें कहा गया 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को संस्कृति संरक्षण का अधिकार है, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसमें कि बहुत शिक्षा हिंदू से उसको बचत करके अपने मुस्लिम लोग अपनी धर्म शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें कहा गया है आर्टिकल 29 में, अपनी शिक्षा को, संस्कृति को संरक्षण करना। 30 में कहा है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। शैक्षणिक संस्थाओं मतलब क्या होता है, मुस्लिम द्वारा जैसे मदरसा कॉलेज चलाया जाता है, मदरसा चलाया जाता है, तो ये मुस्लिम वर्ग के लिए है। तो अपनी शिक्षा को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए मदरसा चलाया जाता है, और उसमें मुस्लिम वर्ग के ज्यादा बच्चे जाते हैं और वो पढ़ाई करके अपना शिक्षा को प्रोत्साहन करते हैं, बस इतना। तो एग्जाम में पूछा शैक्षणिक संस्थाओं का अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29, इस तरह करके याद रखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, और यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे 55447856। यदि आपको वीडियो चाहिए तो इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, सर हमको व्हाट्सएप की जरूरत है, तो व्हाट्सएप हमको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आप आते हैं संवैधानिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना भी इसको रट लीजिएगा। आपको संविधान अधिकार का अनुच्छेद 32 में, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन और संवैधानिक समर्थन का प्रावधान है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है, इसमें संविधानों का आत्मा, क्या एग्जाम में पूछेगा, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान का आत्मा
इसमें अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अब फिर ऐसे भी पूछ देगा प्रस्तावना का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। प्रस्तावना का अधिकार अनुच्छेद 32, प्रस्तावना बोलेगा तो अम्बेडकर किसके द्वारा लाया गया था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। मेरे बातों को सुनिएगा, किसके द्वारा कहा गया, भीमराव अम्बेडकर। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसमें बहुत तरह के रीड जारी करते हैं, 5 तरह के रीड, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट भेजिएगा। एक एक पॉइंट को मैं 5-5 मिनट एक्सप्लेन करूँ, बहुत डीपली आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको नहीं, आज तो इंपॉर्टेंट सीरीज करवा रहा हूँ तो इसलिए आपको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्ट में जल्दी जल्दी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाग 4 में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्या है भाई नीति निर्देशक तत्व, एक मिनट बैटरी देख लेते हैं। चलिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसपे अनुच्छेद 40 में कहा है ग्राम पंचायत का गठन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नीति निर्देशक तत्व से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना के बीच में आता है ये बताइए आप लोग, 36 से लेके 51 के बीच में एग्जाम में पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व भाग कितने है, भाग 4 हैं और कितने कितने से के बीच में, 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। और इसको कहाँ से लिया गया तो ये याद रखिएगा, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, भाग 4 में आता है, आयरलैंड से लिया गया था, 36 से 51 के बीच में रखा गया है, बस इतना रखिए, याद रखिएगा। ठीक है, पहला है 40वां नंबर देखिए, ग्राम पंचायत का गठन। तो एग्जाम में पूछेगा ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन दे देगा 25, 30, 35, 40। तो क्या बताएगा, 40। ठीक है, फिर अगला देखिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी कर देते हैं, जैसे 41 इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिर आता है उद्योग की भागीदारी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 44 जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, इसको VVI इसको रट लीजिएगा। ये बोलेगा समान नागरिकता संहिता, समान सिविल डिसोबीडियंस, ये वाला समान नागरिकता संहिता का अधिकार कहाँ पर है, थोड़ा स्पेस इसका कम है तो यहाँ पे एरो देके यहाँ बता दे रहे हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर दे रहे हैं। नागरिकता का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है। देखिए समान नागरिकता का अधिकार, यहाँ से इसका देखिए, समान नागरिकता का अधिकार ये है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। और ये गोवा में लाया गया था। ये क्या होता है बताते हैं, समान सिविल नागरिकता में क्या होता है कि एक नियम सभी राज्यों के लिए, एक नियम, जैसे तलाक, विवाह, इसमें क्या है, जैसे तलाक, जैसे क्या था मुस्लिमों में क्या 3 बार यदि तलाक 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 बोल दे तो उसका तलाक हो जाता है। हिंदू में क्या तलाक का अलग प्रोसेस होता है, मतलब कि कोर्ट में जाके ये सब प्रोसेस होता है। आदिवासी लोग का क्या था, पेड़ मतलब कि एक लोटा रहता है, लोटा में सकुआ का पत्ता रख दिया जाता है और उसको पैर से गिरा देने के बाद क्या कहता है, गिरा देने के बाद वो हो जाता है तलाक। ये वाला आदिवासी सब में चलता है। तो ये प्रकार का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, एक प्रकार, तो गोवा में यही वाला समान नागरिकता संहिता चलता है। गोवा में एक प्रकार, किसी का भी तलाक का प्रोसेस होता है, एक कैटेगरी फिक्स कर दिया, ये चीज होगा सभी के लिए बराबर, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख आदिवासी सभी के लिए। विवाह ये प्रोसेस, इसके लिए प्रोसेस है, बस इसी को फॉलो करना है, बस ऐसा ही। तो इस तरह जैसे भारत मतलब कि जैसे झारखंड में अलग हो गया, बिहार में अलग प्रक्रिया, यूपी में अलग तरीका से शादी प्रक्रिया होता है, MP में अलग तरीका, तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस है। तो उसी को अनुच्छेद 44 के अंतर्गत बताया गया है कि समान नागरिकता संहिता। ठीक है, सरकार लाने का कोशिश भी किया था इसको, बट इसको पूरा नहीं कर सका। हर राज्यों के लिए इसको करना मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए फिर इसको नहीं कर सका। फिर देखा जाएगा अगर, पर यह सबसे बेटर माना जाता है समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बता रहे याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 45 में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान। प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान क्या है, इसमें वही 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। तो 6 से 14 एग्जाम पूछे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला पीरियड। ठीक है, वो वाला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए। चलिए 46 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। 46 में क्या है, ST SC और OBC ये आरक्षण का प्रावधान 46 में बताया गया है। ठीक है, 47 में क्या बताया है, इसमें क्या है, नशीली दवा जो होता है, नशीली दवाई पर रोक लगाया गया है। 48 तो यहाँ लिख दिए हैं। तो 48 का क में देखिए क्या है, 48 का क में बताया पर्यावरण का संरक्षण। मतलब पर्यावरण क्या है, जैसे पेड़ पौधे जितने भी है तो वो सबको क्या करना, संरक्षित रखना है, उसको काटना नहीं है, पर्यावरण का संरक्षण करना। वन्य जीवन में जैसे कि जीव है, बाघ है, टाइगर है, हाथी है, तो वो सबका रक्षा करने का अधिकार। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। तो पूछ देगा संरक्षण का अधिकार कब, 42वां संविधान संशोधन 19
78 के अंतर्गत, ठीक है, 42वां, ठीक है। चलिए फिर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए येलो कलर लेते हैं, येलो कलर देखते हैं। 48 हो गया। फिर आते हैं 49, 49 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 49 में वो स्मारक, जितने भी स्मारक है, स्मारक, स्मारक में जैसे दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, तो ये सबको सुरक्षा या ये सब संरक्षण सरकार के अंतर्गत में आता है। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ध्वस्त नहीं कर सकता, होता है ना। तो ये सब नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। पूछ देगा स्मारक संबंधित अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, ठीक है। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहती है। चलिए आप आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ही, इसको पूछिए मत, बहुत एग्जाम में पूछा है। क्या है इसमें, क्या आता है, जैसे कि यूक्रेन और अमेरिका जैसे युद्ध चल रहा है, जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है, तो क्या है, जैसे पाकिस्तान भारत का, इसमें अलग से देश, जैसे अमेरिका देश क्या कहता है, उसके भी तो मध्यस्थता स्थापित करता है। चलो ऐसा बात है, आप दोनों आइए, आप दोनों यहाँ आके बैठिए, अब वो अमेरिका आके ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप दोनों का सुलह करवा दे। तो ये मध्यस्थता का जो काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करने का काम कौन करता है, आर्टिकल 51 में किया जाता है, ठीक है। और इसी समय भारत यूएनओ का सदस्य बना था, इसी के अंतर्गत में, ठीक है ना। चलिए इसका फिर कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगला, चलिए इसमें आते हैं अनुच्छेद 52 में, ठीक। तो अनुच्छेद 52 में क्या था, भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 52 में शक्तियों का विवरण कैसे है, उसके बारे में बताया गया है। और नीति निर्देशक तत्व थोड़ा सा एक छूट गया है, 51 का ए में बताया गया है नीति निर्देशक तत्व। इस एग्जाम में पूछा नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, तो 51 का ए में है, ठीक है ना। चलिए चलिए इसी को 42वां मूल कर्तव्य भी बोला जाता है। इसमें मूल कर्तव्य के अनुसार नाम जाता है, मूल कर्तव्य के अनुसार क्या, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अनुसार, ठीक। चलिए आप आते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद, कौन था, 52 हो गया, शक्ति के विवरण के बारे में। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, ठीक है। ये समय ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, इसको एक्सप्लेन करके निकलते हैं शॉर्ट में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पद, यदि पद के बारे में है तो क्या, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 60 में क्या, राष्ट्रपति का शपथ, यदि राष्ट्रपति का शपथ दिलवाना है तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत में है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर देना है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत में राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग, यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, मतलब कि यदि उसको पद से हटाना, यदि काम अच्छे से नहीं कर रहा तो महाभियोग द्वारा क्या उसको पद को हटाया जाता है। और फिर अनुच्छेद 62 में है, यदि राष्ट्रपति का पद हट गया है तो उसको क्या कहता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको अनुच्छेद 62 का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक। आपातकाल लग गया तो इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का काम राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले पर सलाह लेने का अनुच्छेद 143 आप लोग याद रखिएगा। अब इसको एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955447856, ये वाला नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए उपराष्ट्रपति में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और सभापति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 67 में पद, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। चलिए आप आते हैं राष्ट्रमंडल क्या होता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रमंडल में राष्ट्रपति के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका कौन है, प्रधानमंत्री होता है 74 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 78 में बताया राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधान का दायित्व होता है, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है 78 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 में बताता है भारत का महाविद्वक्ता कौन, भारत का महाविद्वक्ता सरकार के अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक, सरकार का लेखा जोखा जो तैयार किया जाएगा 48 के अंतर्गत, 148 के अंतर्गत। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, वित्त मतलब फाइनेंस आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन कितना, 315 में कहा गया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है, चुनाव जो इलेक्शन का होता है, इलेक्शन कमीशन कितना, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। चलिए अब आते हैं सांसद। सांसद का याद करने का ट्रिक बताते हैं, इसको कैसे याद कर रहा है। सरला, सो रो लमकला, सरला, क्या, सरला, सो से संसद। अनुच्छेद संसद का गठन कब हुआ था, 19 आर्टिकल
79 के अंतर्गत, सरला 79 के अंतर्गत, रो से राज्यसभा, तो राज्यसभा का वर्णन क्या है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत में, ठीक है। लो से लोकसभा, लोकसभा के बारे में कितना, 81 के अंतर्गत, याद हो जाएगा। सरला, सरला मतलब संसद का 79, रो से राज्यसभा 80 और लो से लोकसभा 81, ठीक। चलिए अगला आते हैं, अनुच्छेद 100, 100 में क्या क्या है, दोनों सदनों के बहुमत की स्थिति का निर्णय हेतु मत का अधिकार वह दिया गया है, दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक है। अगला जाते हैं 108 में, संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है, लोक अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कलर फिर चेंज कर लेते हैं अलग। चलिए अगला आते हैं, अनुच्छेद 112, इसमें क्या गया है, तो वार्षिक वित्त विवरण का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 107 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय 100, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 124 में, 124 सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया है। 31 में, 131 में मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 137 में कानून की न्याय समीक्षा के बारे में वर्णन किया है। चलिए अगला देखिए, राज्यपाल, राज्यपाल 152 में राज्यपाल के बारे में क्या है, परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये वर्णन किया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 166 में समाधान के बारे में नियुक्ति, राज्यपाल किसी को समाधान कर सकता है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है, ठीक है। राज्य में मंत्रिपरिषद का क्या क्या काम है उसके बारे में, अनुच्छेद 163, मंत्री का काम है मंत्रिपरिषद, राज्य में, स्टेट में, ठीक है, कौन सा, स्टेट में, स्टेट में क्या क्या काम है उसके बारे में। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है राज्य में। फिर अनुच्छेद 166 में महाधिवक्ता द्वारा राज्य कानून कैसे नियम चलाना है, ये सब राज्य में, तो 163, 64, 66। फिर देखिए राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल राज्य में होता है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन का समाप्ति कैसे है उसके बारे में किया गया है, ठीक है। फिर आप आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन, कब एग्जाम में पूछा जाता है, 216, कब 216 में हाई कोर्ट का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, बोल जाएगा हाई कोर्ट का गठन 216 के अंतर्गत। केंद्र या राज्य के संबंध में देखिए, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 262 में नदी या जल विवाद के बारे में बताने का। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में। अनुच्छेद 267 संचित निधि के बारे में, केंद्र या राज्य का संबंध है, ये सब, ठीक है। चलिए अब लोकसभा में आते हैं, लोकसभा क्या आता है, स्टेट में रहता है, लोकसभा और राज्यसभा दो नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा ये सब क्या ये आता है सेंट्रल में आता है, लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल में आता है। जैसे अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 332 में राज्य में विधानमंडल में SC ST का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 335 में सेवा पद पर SC ST का आरक्षण के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 338 में SC ST आयोग का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद इतना पिछड़ा वर्ग आयोग का 130वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अनुच्छेद 343 में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में माना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। 343 में हिंदी को राज्य भाषा कितने के अंतर्गत, 343 के अंतर्गत। चलिए आपातकालीन क्या क्या प्रावधान आते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है, तो 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 में क्या गया है, राज्य शासन संविधान तंत्र विफल होने की स्थिति में होता है, यदि तंत्र विफल स्थिति हो जाता है तो 356 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। फिर ये अनुच्छेद 360 वित्तीय प्रकार, यदि वित्त मतलब यहाँ पे भारत में यदि वित्त की संपत्ति का प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये वाला आपातकाल लगाया जाता है, वित्तीय प्रकार 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में संविधान में यदि कोई प्रकार का संशोधन करना है, ये गलत हो गया तो उसमें सुधार करने के लिए 368 का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार में आते हैं, यह क्या है, मानव अधिकार की रक्षा करता है, इसका मुख्यालय दिल्ली है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है। स्थापना कब 1993 में किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व तो मुख्य न्यायाधीश रहता है, कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट से जो निकल जाता है जिसका एज खत्म हो जाता है मुख्य न्यायाधीश करता है, और इसमें कितना 7 गो सदस्य होता है, याद रखिएगा। मानव अधिकार में संगठन में कितना 7 सदस्य होते हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट से जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शामिल रहते हैं। इसमें क्या काम करता है, देखिए विधायिका काम है बिल बनाना,
कानून लागू करना अब विधायिका का काम होता है। देखो, बिल लागू करना और कानून बनाना विधायिका का काम होता है। और उसके बाद फिर क्या कहता है, जो उसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका, ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करता है। और जब वो लागू हो जाएगा तो वही कानून लागू करने और चुनौतियों का समाधान करने और न्याय अवस्था में होने की स्थिति में न्याय कराने का काम न्यायपालिका का होता है। ठीक है, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। और यदि एक्सप्लेन में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको विद एक्सप्लेन वीडियो जरूर लाएंगे इससे। कार्यपालिका यदि सेंटर में रहेगा, कहाँ पे, सेंटर में इसका क्या काम है। ठीक है, सेंटर में देखिए राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का, फिर उपराष्ट्रपति होता है सेंटर में, फिर सेंटर में प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद, है ना। दिल्ली में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब जैसे राज्य में क्या होता है, देखिए राज्य में हमारे राज्यपाल होते हैं, एक राज्य का राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रियों का मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, राज्य में क्या राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री का मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, वही मंत्रिपरिषद कौन होता है, ये विधायक होते हैं हमारे, हम लोग होता है ना विधायक का चुनाव में जो एमएलए सब होते हैं ना, यही विधायक होते हैं। एमएलए ही मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक, और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाता है। इतना याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। अब विधायिका का देखिए, विधायिका का काम सेंट्रल में, विधायिका तो क्या होता है, संसद में दो प्रकार, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो विधायिका का काम क्या था, पीएम को चुनने का काम करता है ये विधायक है। विधायक वही जो यहाँ जैसे एमएलए हुआ ना, एमएलए वहाँ एमपी। ठीक, सेंट्रल में ये देखिए, सेंट्रल में एमपी का काम होता है और ये राज्य में एमएलए का काम होता है। ये याद रहे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो राज्य में एमएलए रहता है और सेंट्रल में एमपी रहता है। वही एमपी में लोकसभा और राज्यसभा एमपी का सदस्य रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं राज्य में क्या होता है, हमारे स्टेट में विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। तो एक विधानमंडल होता है, एक विधानसभा होता है और विधान परिषद होते हैं। ठीक है, चलिए फिर न्याय में क्या आता है, न्याय करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, फिर हाई कोर्ट करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले यदि आपको न्याय कुछ अगर छोटा मोटा केस होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब नहीं सोल्व होगा तो ये हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और हाई कोर्ट से जब नहीं सोल्व होता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जाता है, और यहीं से जो निर्णय लिया जाता है वो फाइनल निर्णय होता है। ठीक है, यही जो निर्णय होता है वो फाइनल निर्णय होता है। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बताइए। देखिए तीन शीर्ष क्या होता है ये बता दे रहे हैं। देखिए ऊपर में यहाँ पे जो होता है ये कार्यपालिका रहता है, कार्यपालिका रहता है। ठीक, यहाँ पे होता है विधायिका होता है, कौन आता है, विधायिका होता है, विधायिका होता है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यायपालिका होता है। पालिका कौन होता है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो उसमें ध्यान बातों को सुनिएगा। ऊपर में होता है शीर्ष में कार्यपालिका होता है, शीर्ष में कार्यपालिका। इसका दाएं कोने में कौन रहता है, विधायिका रहता है, और बाएं कोने पे न्यायपालिका रहता है। ठीक, इतना याद रखें। तो ये लोगों का काम होता है, कार्यपालिका कार्य मतलब नियम बिल बनाने का, विधायिका उसको पारित करता है और न्यायपालिका उसमें संशोधन करके उसको नियम को सुधारता है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप लोगों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा। थैंक यू आपको बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा। आपको कंटेंट कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यदि अच्छा से अच्छा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप बताइएगा। इसको विद एक्सप्लेनेशन का साथ चाहिए, 4 से 5 एक टॉपिक का 2 से 3 मिनट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यदि आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए यदि एक्सप्लेनेशन के साथ, ये तो बस इंपॉर्टेंट बताया जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं बताया हूँ। बस इसको आप करके जाइएगा एग्जाम से। बस इसको आपको ईयरफोन से सुन लीजिएगा, कान में ईयरफोन लगा कर आप एग्जाम में बैठिएगा, आपको अच्छा ये सब काम आएगा। और यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वीडियो तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, हम जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, भी ट्रिक के साथ लाएंगे कि कैसे ट्रिक में आप करके याद, ये तो याद करना पड़ता है, आप ट्रिक के हिसाब से आप बताएंगे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।